नमस्कार, मैं हूं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया को हम लोग समझते हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लास कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हो रहा है, फिर से मतलब री स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे की चीजें थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो हिंदी व्याकरण है इसको सावधानी से और हमें आराम हो पढ़ने के लिए हम इसको 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। किसको? हिंदी व्याकरण को। कौन कौन भाग है? सबसे पहले होता है वर्ण विचार, 1 नंबर में आता है। दूसरा में आता है शब्द विचार, फिर होता है वाक्य विचार और चौथा है चिन्ह विचार। ये 4 चीजें हैं। इसी 4 चीजें में सब कुछ समाहित है। बाकी जो शेष बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो साहित्य के भाग है। ठीक है, तो आप सोचोगे क्या संधि समास ये सब कहाँ है? तो ये सब इसी में शामिल है। मैं शब्द विचार में ये सब शामिल है। मैं आपको बताया भी था, अभी मैं याद भी दिला रहा हूं। तो देखो, उसमें से हम लोग जो वर्ण विचार था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा हमारा चल रहा है शब्द विचार। ठीक है, इसके बाद हम लोग वाक्य विचार पढ़ेंगे, फिर चिन्ह विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार जब हम लोग पढ़े थे तो हमने आपको बताया था शब्द की परिभाषा सब कुछ बताया था और शब्दों का हमने वर्गीकरण आपको बताया था। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो शब्द का वर्गीकरण होता है वो 4 आधार पर किया जाता है। ठीक है, पहला आधार क्या था उसका? अर्थ के आधार पे। बोलो हाँ नहीं? अर्थ के आधार पे था। उसके बाद उसका उत्पत्ति के आधार पे था। उत्पत्ति के आधार पर भी हम लोग शब्द को बांटते हैं। फिर व्युत्पत्ति था, व्युत्पत्ति था। और उसके बाद व्याकरण या प्रयोग या रचना, सॉरी रचना नहीं, इसमें प्रयोग रखेंगे, प्रयोग और रूपांतर। ये बनावट जो है वो किस में आएगा? व्युत्पत्ति में। और इतिहास बनावट। ठीक है, और इतिहास किस में? इसमें अर्थ के आधार पर हो गया। और उसके बाद उत्पत्ति और इतिहास किस में? इतिहास स्रोत भी है, इसमें स्रोत भी है। और क्या है? उद्गम। यानी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, समझ गए? तो अर्थ के आधार पे आपको मैंने बताया था इसमें 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द में जो हम याद करते हैं, जैसे विलोम शब्द याद करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करते हैं, वो सारा को यहाँ रखा जाता है 7 टॉपिक। सार्थक शब्द में कितने टॉपिक हो जाते हैं? अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, सब यहाँ रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत या उद्गम के आधार पर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें 4 या 5 आते हैं, 4 या 5 होते हैं या 6 तक हम लोग लेते हैं। और इसमें जैसे कि जो शब्द है वो कैसे उत्पन्न हुआ है, तो कहाँ से उत्पन्न हुआ? विदेश से उत्पन्न हुआ है ना? कि है ना? तो इसी आधार पे विदेशा शब्द, देशा शब्द, है ना, तत्सम तद्भव। तो इस आधार पे तो हो जाते हैं 4। तो ये मूल रूप से 4 हैं। और 4 के बाद हम लोग इसमें एक को रखते हैं संकर शब्द और 6ठा नंबर पे आ जाता है अर्ध तत्सम, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? और व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर जब हम देखते हैं कि जो शब्द है वो बने कैसे हैं, तो इस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, रूढ़ में वे शब्द आते हैं जिसके खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले। जैसे पेड़, पेड़ को हमने अगर हमने इसका खंड किया तो पे ऊपर र नीचे। कलम, हम इसमें कल मान लो लिखा तो कल को हमने किया तो क अल्लाह हो गया। तो भी ऐसे, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं, इसका भी कोई अर्थ नहीं। तो वैसे शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसको हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। ये मूल शब्द होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यौगिक शब्द क्या होते हैं? इसका खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है। जैसे गंगा जल, रसोई घर, उसको तोड़ेंगे रसोई घर अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें निकलेंगे। और आपको यही ध्यान रखना है कि जो संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं वो यौगिक शब्द को बनाने के लिए हथियार होते हैं, टूल्स होते हैं। मतलब हम संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं? यौगिक शब्द बनाते हैं। जैसे गंगा जल की बात करते हैं, गंगा का जल, आपने ये समास में पढ़ा है ना? एक साथ में हम इसको क्या बोलते हैं? गंगा जल। ठीक है, तो गंगाजल कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है। क्यों है? क्योंकि जब इसको हम तोड़ेंगे तो गंगा अलग और जल अलग, दोनों का अर्थ है। जल मतलब जो हम पीते हैं और गंगा एक नदी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम समास, संधि या फिर उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ते वो सारा के सारा किस विचार का भाग है? शब्द विचार का है। हिंदी व्याकरण में जो शब्द विचार है उसमें ये सब आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ वैसे यौगिक शब्द होते हैं जिसका शब्दों का
जो शाब्दिक अर्थ न बताकर वो दूसरा अर्थ भी बताने लगे, है ना। जैसे इसमें बहुब्रीहि वाले सारे समास के उदाहरण आ जाते हैं। और अभी अभी हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, व्याकरण प्रयोग और रूपांतर के आधार पे। तो इस आधार पे हमने आपको बताया था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, और एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी, और विकारी भी चार है और अविकारी भी चार है। यहां पे हम लोग पहुंच चुके थे कि संज्ञा हम लोगों ने पढ़ा था, सर्वनाम भी हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों को क्रिया पढ़ना है, और इसके बाद एक हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, यहां पे आपको पता होगा कि यहां पे एक होता है क्रिया विशेषण, बता दो, और क्रिया विशेषण, और क्या होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक अविकारी शब्द, और क्या होता है विषम विषमयादि बोधक अव्यय बोलते हैं या अविकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी को ही अव्यय बोलते हैं, अव्यय अव्यय शब्द, है ना। और उसके बाद क्या, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। तो ये चार चार है। तो हम लोग कहां पहुंचे हैं, यहां पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो वर्ण विचार पढ़ चुके हैं, जिसमें कोई शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं वो सब चीज हम लोगों ने पढ़ा था। शब्द विचार में इतनी सारी बातें थी, इस बातों में हम लोग यहाँ पर ये यहाँ तक खत्म कर चुके थे, और आज हम लोग ये क्रिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्रिया पढ़ने के बाद हम लोग विशेषण पढ़ेंगे, फिर एक क्लास दो क्लास में इसको खत्म करेंगे, और ये हो जाएगा आपका शब्द विचार खत्म। फिर हम लोग का 2 यूनिट बच जाएगा वाक्य विचार और चिन्ह विचार। और हम लोग बाद में जो यौगिक शब्द का जो टूल्स हैं, संधि समास, तो इसको हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी उससे ज्यादा आते हैं, तो स्पेशली उसको पढ़ना पड़ेगा। और एक ही में अगर करेंगे तो क्या होगा, शब्द विचार बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, है कि ना। तो इसलिए हम लोग को ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत है किसी को? एक बार इसको और रेप अप करते हैं, देखो ध्यान से। हिंदी व्याकरण को अच्छा से समझने के लिए, सावधानी से हमें हेल्प हो सके, हमें कोई दिक्कत ना हो, तो अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, 4। वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार। वर्ण विचार में हम पढ़ चुके हैं, जो कि किसी शब्दों का उच्चारण, स्थान, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। शब्द विचार में हमने ये पढ़ा, और शब्द विचार के बाद आगे क्या है, वाक्य विचार, जो कि हम पढ़ेंगे, और फिर चिन्ह विचार आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी हम लोग किस भाग में है, शब्द विचार का। ये जो विकारी शब्द है वहां क्रिया पे पहुंच गए हैं। विकारी शब्द का कोई परिभाषा बता दो। वैसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के आधार पे बदल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। तो इसका मतलब ये हुआ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो है, इन सब पे किसका प्रभाव पड़ेगा, किसका प्रभाव पड़ेगा, समय, काल, वचन, ये सब चीजों का इस पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई एक शब्द लेते हैं, जैसे पंडित है, तो लिंग के आधार पर पंडिताइन में बदल जाएगा, है ना। लेकिन इस साइड में आएंगे और कभी नहीं बदलेगा, कहीं रख दो और ही रहेगा, है ना। तो इधर वे शब्द आएंगे जो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलेंगे, पर इधर वैसे शब्द आएंगे जो अपना रूप बदल देंगे, उन पे कुछ चीजों का प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्रिया। ठीक है, हाँ, अभी हम लोगों ने विकारी शब्द का इसको पार्ट देखा, तो हम लोग इसका परिभाषा बना सकते हैं कि क्रिया के लिए, कि क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है। देखो, मेरे क्लास में हो तो निश्चित ही आपको अलग अलग तरीके से परिभाषा बनाने आना चाहिए। ये नहीं कि एक परिभाषा हमने रट लिया कहीं से, वैसा नहीं। अभी देखो, हम 3-4 परिभाषा तुमको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये लिया कि वैसा विकारी शब्द जो, वैसा विकारी शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है। एक तो ये हो गया, जैसे में दे देंगे। और परिभाषा क्या कर सकते हैं कि क्रिया वह विकारी शब्द है, हमने पहले ही क्रिया ला दिया, है ना। पहला परिभाषा क्या किया था कि वैसा विकारी शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है, एकदम सही। दूसरा हमने क्या सोचा कि क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है ना।
अब विकारी शब्द हटा भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केवल ऐसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि वैसे शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है। तीनों परिभाषाएं सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक चौथा परिभाषा मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि चारों चार टाइप के हैं और आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ कि या कोई पूछे तो हम क्या बताएं। चारों में से कोई भी बता सकते हो, बातें सही है। नहीं तो अगर टाइम है इतना तो बोलो कि महोदय 2 मिनट हमें टाइम दीजिए, हम आपको परिभाषा बताते हैं 4 गो, ऐसे भी बोल सकते हो, है कि नहीं। तो कोई भी एक परिभाषा हम नोट करना चाहेंगे क्रिया के बारे में, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहले इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि क्रिया वह विकारी शब्द है, क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है। एक गलती कुछ लोग करते हैं, उसके बारे में भी अभी मैं आपको याद दिलाऊंगा। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है। अब क्रिया पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए हम कोमा देकर क्रिया कहते हैं ऐसा नहीं लिखेंगे। जैसे में हम लिखेंगे यहां पर, जैसे में लिखेंगे यहां पर पढ़ना, हंसना, है ना, रोना भी हो जाएगा। अच्छा, सोना होगा कि नहीं? तो आज देखो, आज एकदम बात याद रखना, अगर कोई किसी ने कहा कि देखो सोना सोए रहता है दिन भर, कुछ काम नहीं करता, तब उसको सीधा बोलो कि देखो सोना भी एक काम है। ऐसी बात नहीं है ना, क्योंकि सोना भी एक क्रिया है, तो क्रिया हो रही है, मतलब काम तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, सोना भी जरूरी है कि नहीं। और आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग सोने का अधिकार भी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया, पता है ना तुम्हें। अगर तुम्हें कोई सोने से डिस्टर्ब करता है तुम उस पर केस भी कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम 8 घंटा सोए रहो, है ना, मम्मी उठाने गए तो कहो कि अब जरूर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं करना है। तो क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी काम के होने करने का बोध होता है। जैसे में हम लिखेंगे पढ़ना, हंसना, रोना, सोना, खाना, पीना, ये सारे के सारे क्रिया होते हैं, ठीक है। वाक्यों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य में अगर हम प्रयोग करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। वाक्य में प्रयोग, क्रिया का हम क्या कर रहे हैं, वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं कि राम पढ़ता है, ठीक है, राम पढ़ता है। तो ये जो आपको दिख रहा है पढ़ना, पढ़ता, ये क्या है, क्रिया है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना, वृक्षात पत्राणि पतंति, बराबर ना। तो ये जो गिरते हैं, गिरना जो है वो क्या हो गया, क्रिया हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, आपने एग्जाम्पल में ये लिख दिया और इसी शब्दों का आपने वाक्य में प्रयोग करके भी दिखा दिया, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप दोनों अगर करो तो ज्यादा बेहतर माना जाएगा, ठीक है। क्रिया से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी हम लोग चर्चा करेंगे, आप इतना नोट कर लो पहले। अभी एक इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको ध्यान देना है, देखिएगा ध्यान से। कभी कभी परिभाषा में हम गलती क्या कर देते हैं कि हम ऐसे बोल देते हैं कि क्रिया को परिभाषित करने के लिए कि किसी शब्दों में किसी वाक्य में वह शब्द जिससे किसी काम के होने का बोध होता है या करने का बोध होता है, हम यहाँ शुरू में क्या लगा देते हैं, वाक्य में। तो मैं आपको याद ये दिलाना चाह रहा हूं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, फिर होता है शब्द विचार, फिर होता है वाक्य विचार। तो अब तक हम वाक्य पे गए ही नहीं है, तो इस परिभाषा में हम वाक्य चर्चा नहीं करेंगे। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको अरेंज किया गया है। तो पहले जब हम शब्द में ही हैं, शब्द विचार में ही हैं, तो हम वाक्य विचार के कुछ भी रेफरेंस नहीं लेंगे, हम क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। हाँ, परिभाषा दे देंगे तो क्या इसको गलत माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हिंदी का अगर विशेष व्यक्ति हो तो वो थोड़ा सा इससे नाराज जरूर हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, हर
चीजों को एक क्रम से सजाया गया है। देखते हो जब वर्ण विचार में हम लोग पढ़ रहे थे तो कैसे कि कंठ से बोलने वाले शब्दों को एक जगह रखा गया है, और कंठ के बाद तालु से बोलने वाले शब्दों को एक जगह रखा गया है ना, जिसको कवर्ग बोलते हैं, चवर्ग बोलते हैं। तो इस तरह से अरेंज किया गया है। तो ध्यान रखना है इसको कि हम इसमें कहीं भी वाक्य लेकर नहीं आएंगे। दूसरी बात, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं क्या जिनको क्रिया के बारे में पता नहीं चला कि आखिर ये कौन सी बात है, चिड़िया किस खेत की मूली है और किस आकाश की पक्षी है। तो मैं आपको बता रहा हूं क्रिया के बारे में। जिस चीज को हम लोग इंग्लिश में जब अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, तो उस समय हम लोग एक वर्ब पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी में इसे ही वर्ब कहते हैं, जिसे संस्कृत में धातु बोलते हैं। जिसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, उसी चीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ये एकदम एक ही बात है, ध्यान से सुनना। अंग्रेजी में हम जिसको वर्ब बोल रहे हैं उसी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, धातु, और हिंदी में उसी चीज को क्या बोलते हैं, क्रिया। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि हिंदी जो भाषा है संस्कृत से आई है। संस्कृत हमारा मूल भाषा है ना, मूल भाषा। अब संस्कृत में जो चीजें थी, किसी काम के होने या करने का बोध करा रही थी, उस चीज को हम क्या बोलते थे, धातु बोलते थे संस्कृत में। तो कहीं ना कहीं क्रिया भी किससे आया होगा, धातु या संस्कृत से लिया गया होगा। तो निश्चित ही धातु का ही रूप बदल के हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसका नाम रखते हैं क्रिया। तो क्या हम ऐसे लिख दें कि धातु बराबर क्रिया? ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों भाषा अलग अलग है और दोनों में बहुत समय का अंतराल है और उसमें परिवर्तन हुआ है। और हम इस बात को बहुत भली भांति समझते हैं कि संस्कृत से हिंदी आते आते कई चरणों में इसका विकास हुआ है। तो जो धातु है ना, उसमें भी बहुत सारा परिवर्तन हो गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में जो धातु होते हैं ना, संस्कृत में जो धातु हैं, धातु में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें, ना क्या है, प्रत्यय है, तो बनता है हिंदी का क्रिया। ये हम इक्वल टू में लिख सकते हैं। अच्छा, ये ना कहां से आ गया? ये समय जैसे जैसे बदला धीरे धीरे, तो उसमें कुछ परिवर्तन होते गए। तो अब हम यहां तक पहुंचे हैं क्रिया तक। तो सीधा ध्यान के रखना है, धातु में जब ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, क्रिया बनता है। इससे हम एक नया परिभाषा क्रिया का बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, आप सोच पा रहे हो? क्या बना सकते हैं कि मूल भाषा के मतलब संस्कृत भाषा के मूल भाषा के धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। तो हम इसको निश्चित ही परिभाषा बना सकते हैं क्रिया का कि मूल भाषा मतलब संस्कृत, मूल भाषा मतलब संस्कृत, मूल भाषा के धातु में, मूल भाषा के धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो मूल भाषा के धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्रिया कहलाता है। और इसमें हम जैसे में इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। जैसे हम लिखें पठ धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाएगा क्या, पढ़ना। रो एक धातु होता है, ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा रोना। हस धातु है, इसी तरह से। तो कई चीजें हम इसमें रख सकते हैं, इत्यादि आप लगा देंगे। अब तक हम लोगों ने क्रिया के दो परिभाषा देख लिया है। ये ऐसे तो चारों हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, लेकिन ये दो मूल रूप से आप इसको ध्यान रखोगे। बाकी जो दो है ना, वो इसी में अंडरस्टूड है, पर ये एकदम नया है ना। इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे कि जो मूल भाषा है संस्कृत, तो मूल भाषा के धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्रिया कहलाता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि संस्कृत भाषा के धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द क्रिया कहलाता है। अच्छा, भाषा है, चेंज किया जा सकता है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब संस्कृत भाषा के किसी धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तब एक नया शब्द बनता है जिसको क्रिया कहते हैं। भाषा है ना, वो तो हम कैसे भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, पहले जब लगा दिया था तब उधर आ जाएगा।
तो देखो एक परिभाषा जो होता है ना, कभी भी हमको उसको रटने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बस अंडरस्टैंड करना है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और धीरे धीरे हम उसमें बहुत सारे परिवर्तन करके एक नया चीजें बना भी सकते हैं। समझ में आया? जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब तक हम लोगों ने क्रिया के बारे में क्या पढ़ा है? क्रिया के बारे में बस हम लोगों ने अब तक यही पढ़ा है कि जिस चीज को अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं, संस्कृत में धातु बोलते हैं, वैसा ही कुछ चीज जिससे काम के होने या करने का बोध होता है, हिंदी में उसको क्रिया बोलते हैं। ठीक है? इसमें मूल बात क्या है कि किसी काम के होने या करने का बोध कराएगा एक शब्द होगा। अब इसको परिभाषित करने के लिए हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है ना? ऐसे बोल सकते हैं कि क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है। मतलब ले दे के बात आपको यहीं पे रहना है कि वैसा शब्द जिससे कोई काम होगा, करने का बोध होगा। ठीक है? समझ में आ गया? ये बातें भी आप समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिया का वर्गीकरण। ठीक है? तो वर्गीकरण जब हम पढ़ते हैं क्रिया का, अभी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। कोई दिक्कत क्रिया के बारे में? ऐसा कोई नहीं ना सोच रहा है कि आगे बढ़े, बहुत होगी खुशी सोच रहे हो? चलो इतना ध्यान रखोगे। देखो अब तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा, जहां भी पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, बस आपने बस इतना ही पढ़ा होगा, पर इतना डीप आपने नहीं पढ़ा होगा। आपसे आप भी थोड़ा देर पहले अगर हम ये पूछ देते कि मूल भाषा के धातु में अगर मान लो कि हमने लगा दिया ना प्रत्यय तो क्या बनेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं? अच्छा पीछे क्लास में तुम था, अच्छा इसलिए चलो कोई नहीं। अच्छा इतना पढ़ने के बाद एक चीजें पे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अगर कोई पूछे धातु किसे कहते हैं, धातु का परिभाषा दे सकते हैं क्या? धातु कहते हैं। धातु का हम परिभाषा दे सकते हैं क्या? संस्कृत के जो धातु, देखो ये धातु संस्कृत वाला है, अभी हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में जो धातु का परिभाषा है उसके बारे में चर्चा करना है, केमिस्ट्री वाला धातु नहीं। ठीक है? जैसे आप देखो केमिस्ट्री में भी एक प्लाज्मा होता है ना? प्लाज्मा पदार्थ की अवस्था होती है, चतुर्थ अवस्था, और हमारे शरीर में भी, खून में भी प्लाज्मा होता है, तो बायोलॉजी में भी प्लाज्मा होता है ना? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं ना, तो उस शब्द का मीनिंग भी बदल जाता है। समझ गए? अब केमिस्ट्री में अगर वहीं पे रहता कि प्लाज्मा किसे कहते हैं, और केमिस्ट्री का मान लो पेपर दे रहे हो तो अलग चीज लिखना है, लेकिन बायोलॉजी के क्लास में बैठे हो तो उसमें प्लाज्मा पूछ दिया तो अलग चीज देना है ना? तो इस बात को ध्यान रखना है। तभी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, धातु पूछ रहे हैं, इसका अलग मीनिंग है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो धातु का अलग मीनिंग होगा। ठीक है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि मूल भाषा के धातु में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्रिया। तो अगर क्रिया है तो क्रिया का क्या है? मूल्य रूप तो है, तो ना हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? धातु बन जाएगा पुनः। क्रिया में से अगर ना हटा देंगे प्रत्यय तो क्या बनेगा? धातु, क्योंकि धातु में ना प्रत्यय जोड़े हैं तो क्रिया बना है ना, तो क्रिया में से ना हटा देंगे तो धातु बन जाएगा, है ना? तो इसलिए हम इसको क्या परिभाषा देते हैं? इसका परिभाषा देते हैं क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कोई बताएगा मूल रूप का क्या मतलब है? जो पहले नहीं आया था वो रो। हाँ इसको ध्यान रखना। देखो ये जो है मूल रूप होता है ना कि उससे छोटा कुछ नहीं होगा, उस मतलब वो है। अभी रूट में हमने पढ़ा था, रूट क्या थे? मूल शब्द थे, उसका खंड या टुकड़ा करोगे तो कुछ अर्थ नहीं निकलने वाला है ना? ऐसा चीज मूल है ये। जैसे में एक लिख लेते हैं, पढ़ना है, पढ़ना का मूल रूप, ये तो क्रिया है ना, तो क्रिया के मूल रूप, इसका मूल रूप क्या होगा? पढ़। ठीक है? उसके बाद खाना, खाना का मूल रूप क्या हो जाएगा? खा हम लेके आ जाएंगे। हंसना, हंसना में से हम क्या लेके आ जाएंगे? हंस, हंस धातु हो जाएगा। ठीक है? तो इस टाइप से ये होते हैं। अब आगे हम लोग का क्या टॉपिक है?